नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे वाकयातों पर, दृष्टांतों पर चर्चा करेंगे जिससे ये साफ जाहिर होगा, साफ स्पष्ट होगा कि और ये कुछ नमूने हैं कि किस प्रकार ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी सरकार जो है, ये वैसे तो पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया भी गया है और आगे भी बताया जाएगा कि किस प्रकार जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को बचाने ही नहीं बल्कि उनको सिर्फ खुश करने के लिए ये क्या क्या चालें चलते हैं, इनकी सरकार चालें चलती है, बीजेपी कैसी चालें चलती है, कैसी साजिशें करती है, उसके कुछ नमूने आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नेता जो कि जनता पार्टी जब टूट गई थी 1980 में, तब भी उनकी एक खंडित जनता पार्टी थे और वो अकेले उसके अध्यक्ष भी थे और ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार की काफ़ी कुंडली वो जानते हैं और उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। इसलिए कुछ मुकदमे भी जो है वो न्यायालय में, खास करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो केस डाले हुए हैं और नेशनल हेराल्ड में जो इस परिवार ने 4,500 करोड़ या 45 करोड़ का जो घोटाला किया है, जो पैसों की हेराफेरी की है, ये केस जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ही दायर किया गया है, जिसके तहत जो ये दोनों के दोनों ये दोनों गद्दार राहुल गांधी और गद्दार सोनिया गांधी जो है, गद्दार तो हैं ही, ये आर्थिक अपराधी भी हैं, तो ये जमानत पर चल रहे हैं। तो जब से ये मोदी जी केंद्र में आए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, उसी के पास जो है आसपास डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी जनता पार्टी को और स्वयं को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया और वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। उनका कुछ ये भी ख्याल था कि
जब ये सरकार गैर कांग्रेसी सरकार और मोदी की सरकार में कुछ उनको जिम्मेदारी मिलेगी, खास करके वित्त मंत्रालय, जिसमें कि वित्तीय घोटाले इस परिवार ने बहुत किया हुआ है और वित्तीय अनियमितताएं, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को अच्छी तरह से जो है वो परख पाएंगे, देख पाएंगे। और इस नेहरू परिवार के द्वारा जो डकैती डाली गई है उसकी अच्छी तरह से छानबीन जांच करवा पाएंगे। ये उनको उम्मीद थी कि इस तरह की जिम्मेदारी श्री मोदी जी कम से कम जो है जीएनपीसी के द्वारा लूटे गए पैसों और जो कि खास करके जो काला धन विदेशी बैंकों में इन सबों ने जो जमा किया है उसको लाने में, उसका पता करने में इनकी खासी भूमिका हो सकती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, और ये ख्याल था उनका। और सिर्फ नेहरू परिवार की नहीं, और भी जो आर्थिक अपराधी हैं उनको भी उनका भी सही इलाज करने में सक्षम होते। और ये ख्याल और काफ़ी मैंने और अच्छा और ये अंदाज बिल्कुल सही है, ये अनुमान बिल्कुल सही है कि इसी ख्याल से वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस गैर कांग्रेसी गैर जीएनपीसी मोदी सरकार के समय में वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और आपने देखा होगा कि जब अरुण जेटली मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे, और ये बात सत्य है कि अरुण जेटली ने जानते हुए भी जो चिदम्बरम था डकैत, और उसने काफ़ी डकैती डाली थी इस देश के संसाधनों पर, उसको बचाने का काम अरुण जेटली ने किया, अपरोक्ष रूप से सरकारी तंत्र के द्वारा। और यही कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट से उस डकैत पी चिदम्बरम को 20 बार जमानत मिली। ये 20 बार जमानत मिलना मोदी सरकार पर भी और दिल्ली हाई कोर्ट पर भी और न्यायपालिका पर भी दोनों को लानत है, धिक्कार है। वहीं हमको आपको एक बार जमानत मिलने में कितनी दिक्कतें आती हैं, मिलता ही नहीं है, कितने पैसे लग जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। और किसी को लगातार 20-20 बार वो बेल मिलती गई। उस डकैत वो चिदम्बरम को इसी न्यायपालिका के द्वारा, इसी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और जो अरुण जेटली थे महोदय, उनके अपरोक्ष रूप से सहायता करने के आधार पर। तो ये एक नमूना है कि कैसे वो मोदी सरकार जो है, इस नेहरू परिवार नहीं बल्कि और भी जो जीएनपीसी के जो डकैत हैं उनको बचाने की साजिश कर रहे थे श्री मोदी जी। और बीजेपी वाले जो है कर रहे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो है इस तरह की जिम्मेदारी से दूर रखते हुए। काले धन पर मोदी जी ने बहुत भाषण दिए। 2014 के चुनाव में जैसा कि पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है
कि उन्होंने बताया था कि यदि एक के आगे शून्य लिखा जाए, यानी मतलब कि कितना धन इस नेहरू परिवार ने लूटा है, तो एक के आगे यदि भोपाल में एक आगे लिख करके शून्य बढ़ाया जाए तो वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये श्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये तो खुद कबूल है और देश भी जानता है कि इन सबों ने अपरंपार लूट की है इस देश की। और वो कल्चर जो है जो और भी जो जीएनपीसी के मंत्री हैं, नेता हैं, हर जगह ये लूटपाट करते ही करते हैं। तो देश ने और हमारे देशवासियों ने ये भरोसा करके कि भाई ये कम से कम नेहरू परिवार और नेहरू परिवार से संबंधित, जैसे कि वो चिदम्बरम जैसे डकैतों का द्वारा लूटे गए पैसे को मोदी जी वापस लाएंगे। और यही नहीं, आप सभी को याद होगा कि यानी सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक जो है, उसमें आए दिन ये था कोई न कोई घोटाला, फिर महंगाई, कोई न कोई घोटाला, महंगाई और भ्रष्टाचार, इसी का बोलबाला था। और बाद में 2014 के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि इस दौरान कम से कम 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट इस सोनिया मनमोहन ने की थी। और घोटालों का तो कोई सिलसिला ही नहीं, घोटालों का तो कोई सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा था। 2G स्पेक्ट्रम, फिर CWG कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल वो खेलों के संबंध में, और CWG में सीधे सीधे जो ये गुलाम नबी आज़ाद ये शहरी विकास मंत्री था और शीला दीक्षित, ये दोनों शामिल हैं। ये खैर ये तो मोहरे थे, लेकिन असली लूट का पैसा तो वो नेहरू परिवार, मतलब कि ये जो गद्दार सोनिया गांधी और गद्दार राहुल गांधी को ही पहुंच रहे थे। थोड़े बहुत जूठन जो है इन सबों के पास, जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और शहरी विकास मंत्री था यही गुलाम नबी आज़ाद, इसको मिलता था। लेकिन असली लूट का हिस्सा तो जो है वो नेहरू परिवार को ही मिलता था। तो ये रहा आपका CWG या कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल। इसके बाद आदर्श सोसाइटी घोटाला, और इसके बाद इसरो घोटाला। इसके बाद जो है अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, और इसके बाद पनडुब्बी घोटाला, और फिर सबसे बड़ा कोयला घोटाला। और इस प्रकार अब इसमें नाम जो है वो नाम याद नहीं आ रहा है। और ये चोर कपिल सिब्बल, उसमें जो है वो संचार मंत्री था, वो कह रहा था कि हमने तो कैलकुलेट करा लिया है, इसमें जो है 2G में 0 लॉस है। और देश ने देखा होगा किन्हीं घोटालों के चलते भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो कि उसमें विपक्ष में थी, संसद को चलने नहीं दिया था कई दिन तक, महीनों तक। और वो सारे घोटाले देश को मालूम भी थे। तो ये देश ने वो तमाशा देखा था, यानी इन घोटालों का। और बाद में 2014 के बाद ये भी खबरें आई और ये भी समाचार आया
कि लगभग 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की यानी वो पूरी लूट है वो। और फिर जब सत्ता में आए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये मोदी जी पूरे घोटाले जो है, जिसमें सिर्फ जो है वो जिसमें प्रमुख रूप से नेहरू परिवार, खास करके जो गद्दार सोनिया गद्दार जो है ये राहुल गांधी के द्वारा लूट है, उस पूरे सारे घोटाले को मोदी जी निगल गए, खा गए, और अब उसका नाम तक नहीं सब लेते हैं। सिर्फ दिखावे के नाम पर एकाध किसी को सजा दे दिया, जैसे अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में एक छोटे से जो है, हालांकि छोटे कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल SP त्यागी को सजा वो दिलवा दिया। कोयला घोटाले में अब कोई अभिषेक बनर्जी है TMC का, उसको खोज रहे हैं, लेकिन कोयला घोटाले का असली जो डकैत है ये गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी को जो कि उस लूट का काफी लूट का सबसे बड़ा वो हिस्सा मिला हुआ है, उसको ही बचा रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, और उनके सरकार और ये बीजेपी वाले। और उसमें कोयला मंत्री के रूप में कुछ समय तक जो है वो मनमोहन खुद ही उसी के प्रभार में था, उसी की चार्ज में था, और कुछ समय तक श्री प्रकाश जायसवाल मंत्री था। तो न तो श्री प्रकाश जायसवाल का कुछ कर रहे हैं मोदी जी, न तो मनमोहन को कुछ कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यदि श्री प्रकाश जायसवाल को पकड़ा गया, मनमोहन को पकड़ा गया, ये दोनों उगल देंगे। जो असली डकैत जो है गद्दार सोनिया गांधी और गद्दार राहुल गांधी के विषय में, तो इनको बचा के रखे हैं श्री प्रकाश जायसवाल और जो है वो मनमोहन सिंह। किस केस में? कोयला घोटाले के मामले में। ये देखिए, और अच्छा, और किसके पीछे पड़े हुए हैं? वो TMC के किसी जो है अभिषेक बनर्जी के पीछे, और शायद कोयला सचिव मैंने कोल सेक्रेटरी को शायद वो सजा मैंने ये सजा दिलवा पाए हैं अब तक। तो सजा के नाम पर सिर्फ जो है कोल सेक्रेटरी को सजा दिलवाए, और अभी दिखाने के लिए जो अभिषेक बनर्जी जो TMC वाले के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो असली जो है उस डकैत हैं, असली लूटने वाले जो है वो श्री प्रकाश जायसवाल, मनमोहन सिंह, और श्री प्रकाश जायसवाल मनमोहन सिंह ये भी मुहरे हैं। जो असली जो डकैत है गद्दार राहुल गांधी और गद्दार सोनिया गांधी, उसको ही बचा रहे हैं मोदी जी। ये कुछ नमूने हैं। देश को जानना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके किस प्रकार देश के सबसे बड़े डकैत GNPC के गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार जो है वो राहुल गांधी की डकैती को और उनके द्वारा लूटे गए काले धन को भी, दोनों के ये बचा रहे हैं श्री मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी वाले। 2G का केस जो है, CBI को इस तरह से ये प्रस्तुत किया कि 2G वाले केस में वह
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही यानी प्राइमरी स्टेज पर ही कोई केस जो है वो प्रूफ नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, सब के सब छूट गए। वो जो राजा ये राजा था मंत्री, हालांकि वह कुछ दिन के लिए वो जेल भी गया था, वो भी छूट गया, सब छूट गए। सीबीआई को इस तरह से दबाव में रखा मोदी जी ने, उसको इस तरह से पेश करवाया। तो 2G में जो है वो राजा भी छूट गया। कनिमोड़ी थे जो उसकी बेटी थी करुणा, जो डीएमके वाली जो है करुणा निधि की बेटी, वो भी छूट गई, सब छूट गए। तो जब यही सब जब ये छूट भैया सब छूट गए, जो बड़ा डकैत था वो जो अपने आप जो है वो सुरक्षित हो गया। और कैसे इन्होंने इस तरह से जो सीबीआई के वकील वगैरह इत्यादि के द्वारा उस तंत्र के द्वारा इस तरह से उसको माउल्ट किया, इस तरह से पेश किया, बचा लिया। तो सारा विस्तार से कि किस तरह से जीएनपीसी के डकैतों को श्री मोदी जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ नमूने के तौर पर ये बताया जा रहा है। जब ये 2014 में जीत गया है तो इन्होंने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंपा। और ये जो है स्मृति ईरानी 2014 के चुनाव में ये राहुल गांधी का सामना की थी अमेठी के चुनाव में। तो पूरे कांग्रेसी जो है उस पर नहीं, सिर्फ जो है वो स्मृति ईरानी को ही टारगेट कर रहे थे, उसी को निशाना बना रहे थे पूरे कांग्रेसी। क्यों कि यह राहुल गांधी के खिलाफ जो है अमेठी में वो चुनौती दी थी। सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्री जब बनी तो किस तरह से इनके खिलाफ वो साजिशें की गई। कोई कह रहा है कि इनकी डिग्री फर्जी है और तमाम बातें उड़ाई गई। संजय निरुपम जो महाराष्ट्र कांग्रेस का है, वो अपमानजनक शब्दों में कह रहा है कि ये ठुमके वाली है। यानी हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को वो गद्दार संजय निरुपम कांग्रेस का या जीएनपीसी का वो ठुमके वाली बोल रहा है। और इस प्रकार से तमाम इसको अपमानित पूरी जीएनपीसी फौज कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि इसने चुनौती दी थी 2014 के चुनाव में अमेठी से। जो अमेठी इनका वो परंपरागत जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वहां से सिर्फ इसीलिए। और देश को याद होगा कि 2014 के चुनाव में इतने घमंड में थी जीएनपीसी कि प्रियंका, वो भी गद्दारी देश का, तो उस गद्दार प्रियंका से जो पत्रकारों ने पूछा कि स्मृति ईरानी के विषय में आपको क्या कहना है, वो घमंड में वो गद्दार प्रियंका गांधी कह रही है कि स्मृति ईरानी, इतने घमंड में कौन है, मैं जानती नहीं। लेकिन देखिए ईश्वर का आशीर्वाद देखिए, और और ईश्वर के आशीर्वाद के कारण जो है 2019 आते आते जिसको वो गद्दार प्रियंका गांधी करेगी स्मृति ईरानी, उसने उसके अध्यक्ष को या उसके भाई को, जो गद्दार राहुल गांधी को, उसकी जो परंपरागत सीट थी अमेठी, जहां से कि वो 3 बार सांसद के रूप में सांसद बन चुका था, वहां से उसको
भागने पर मजबूर कर दिया स्मृति ईरानी ने। और वो गद्दार राहुल गांधी जाकर वायनाड सिर्फ इसी वजह से है कि वहां पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की बाहुल्य है, मेजॉरिटी है उनका, वो बहुसंख्यक समाज बनाते हैं इसी बूते। और अभी भी चूंकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अभी उसी भ्रम और झूठ का शिकार बनाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर काफी ये वो आश्रित रहते हैं। खैर भारतीय वाम ताकत दल तो अब उनसे भी एक विशेष विनती कर रहा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कि इसको भी केरल से और खास करके वायनाड से इस जीएनपीसी को लात मार के भगाएं। तब देखिए क्या कहता है हमारे जो है, तब देखिए क्या कहता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति। तो इनको भी कुछ वो उल्टा सीधा बोलेगा। अब जब जिस अमेठी ने इसको 3 बार सांसद बनाया और जब स्मृति ईरानी आई और जब उसने असलियत सामने लोगों के सामने रखी कि विकास तो कुछ किया नहीं, तो जनता वो जो है वो जाग उठी। तब ये गद्दार राहुल गांधी जो है वहाँ अमेठी से भाग खड़ा हुआ और जाकर के शरण लिया केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में। तो अब तो ये बिल्कुल ड्यूटी बन जाती है, फर्ज बन जाता है और जिम्मेदारी बन जाती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कंधों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि ये भी उसी तरह से जिस तरह से अमेठी के लोगों ने उसको लात मार के भगाया है, इसको जो है वायनाड से भी और पूरे केरल से इसको लात मार के भगा दें तो काफी देश का कल्याण हो जाएगा। तो जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस पर जरा गौर करें, गंभीरता से विचार करें कि जिस शख्सियत ने उस 135 वर्ष पुरानी इस जीएनपीसी को, कांग्रेस के अध्यक्ष को उसकी परंपरागत सीट अमेठी, जहां से वो 3 बार सांसद बन चुका है या चुनाव जीत चुका है, वहां से इसने मजबूर कर दिया भागने को। उस शख्सियत स्मृति ईरानी को मोदी जी ने क्या व्यवहार किया, इसका नमूना आप देख लीजिए। अपने मंत्रिमंडल में 2014 हो चाहे 19 हो, सबसे अधिक किसी का मंत्रिमंडल बदला है या बदल करके अपमानित किया है तो वो हैं स्मृति ईरानी। उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया और छीन लिया। जब एक और तो जो है ये सब आक्रमण कर रहे थे जीएनपीसी वाले, और वो आक्रमण सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि इसने चैलेंज दिया था उनके मुखिया गद्दार राहुल गांधी को, इसलिए पूरी जीएनपीसी फौज जो है लग गई थी इसको जो है अपमानित करने में और आक्रमण करने में। और दूसरी ओर मोदी जी उसी जीएनपीसी को खुश करने के लिए इससे जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय छीन लिया उनसे, और इसके बाद कपड़ा मंत्रालय दिया, इसके बाद वो सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय जब दिया तो उन्हीं के साथ जो है स्मृति ईरानी के साथ एक राज्य मंत्री भी दिया, वो उसका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। वो दिया, वो जो है
मतलब कि कैबिनेट मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी जी को, और उनके साथ जो है राज्य मंत्री के रूप में राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया। और वहाँ फिर ये मोदी जी ने स्मृति ईरानी जी को अपमानित करके वो पूरा मंत्रालय छीन लिया, और उनके अधीन जो राज्य मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर को, उन्हीं को जो है कैबिनेट मंत्री बना करके फिर अपमानित किया मोदी जी ने स्मृति ईरानी जी का। अब इसके बाद तो अब जो है मैंने उनको महिला विकास, महिला कल्याण और बाल विकास यानी वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है। तो इस प्रकार मैंने इस मंत्रालय से उस मंत्रालय, उस मंत्रालय से उस मंत्रालय, सबसे अधिक जो है कि यदि किसी का मंत्रालय जो टहलवाए हैं तो वो जो है टहलवाए हैं वो है सिर्फ जो है स्मृति ईरानी जी। और कौन स्मृति ईरानी? जिसने 135 साल पुरानी जेएनपीसी के अध्यक्ष को चुनौती दी थी। और वाकई में यदि कोई दूसरा दल होता जो 135 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को चुनौती दे, उसको शिकस्त ही नहीं दे, उसको मजबूर कर दे वहां से भागने के लिए, तो दूसरी पार्टी उसको जो सर आंखों पर उठा लेती, प्रधानमंत्री बनवाती। लेकिन ये मोदी जी ने सबसे अधिक ये जो अपमानित किया जो है मंत्रालय यानी 4-5 मंत्रालय जो वो बदले होंगे स्मृति ईरानी जी का। देखिए ये जो मसला कर रहा हूं, स्मृति ईरानी जी के प्रति हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन किसी के प्रति मैंने ऐसा नहीं कि मैं उनका वो प्रवक्ता हूं, कुछ बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि एक और वो जो है जेएनपीसी वाले की फौज जो है पूरा जो है इनको आक्रमण कर रही थी जो है वो स्मृति ईरानी जी के ऊपर। और जेएनपीसी नहीं, जेएनपीसी के जितने सिपा सलार किस्म के पत्रकार हैं वो भी, और मीडिया वाले भी जानते हैं कि इनकी पूरी फौज है। देश विरोधी पत्रकारों का एक गिरोह है, देश विरोधी मीडिया का गिरोह है, देश विरोधी बौद्धिक वर्ग का गिरोह है। ये सब जो है वो पीछे पड़े हुए थे। और विस्तार से हम नहीं वो कह पा रहे हैं, विस्तार से हम कहेंगे, बताएंगे, जनता जो है वो जनता के सामने बताएंगे कि किस प्रकार मोदी जी जो है उस शख्सियत को जिसने गद्दार राहुल गांधी को चुनौती दिया, उसको मजबूर किया, उसको भागने पर मजबूर किया, और वो दुम दबाकर वहां से भागा, उसको किस तरह से मोदी जी ने उसको अपमानित किया, सिर्फ जो है जेएनपीसी के गद्दार राहुल गांधी और गद्दार सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। ये और तीसरा उदाहरण है वीके सिंह। वीके सिंह के विषय में कोई भी पता कर सकता है। वीके सिंह की जो छवि है, जितने रिटायर्ड सेना के जवान हैं या सेना के अधिकारी हैं या जो अभी सेना में कार्यरत हैं जवान या अधिकारी, इनकी बहुत ज़्यादा इनकी छवि बहुत ही माने ऊंची है और बहुत इज्जत है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार बहुत है। और इसी ईमानदार जबकि जनरल थे सेना के, इसी जेएनपीसी वालों ने बहुत तंग किया उनको, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। देश ने देखा होगा। और यही सर्वोच्च न्यायालय जो है ने साथ नहीं दिया इनका। देखिए न्यायपालिका का रोना अलग से है। ये भारतीय वाम ताकत दल ने बताया हुआ है पिछले
एपिसोडों के माध्यम से कि किस प्रकार इस जेएनपीसी ने भारतीय संविधान के अंतर्गत संस्थाओं को बंधक बनाया है और उसके यानी जो मुखिया के पदों पर अपने अपने एजेंट बिठा करके काफी, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, सीबीआई हुआ और सीएजी हुआ, तमाम बंधक बना करके जो सत्ता हथियाना और लूट नहीं, दो इसके प्रमुख, सत्ता हत्या करके, सत्ता हाथ में लेकर के इस देश को लूटना। तो इसमें जो है वो बंधक बना करके इन संस्थाओं को, अपने इन मंसूबों को पूरा करती रही ये पिछले 60-70 सालों के दौरान। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में भी अपने एजेंट्स को बिठा करके आज भी इस न्यायपालिका में, चाहे जो न्यायपालिका के जो शीर्ष है आपका सर्वोच्च न्यायालय और जो हाईकोर्ट में, इसके तमाम एजेंट्स जो है, इसके तत्व जो है विद्यमान है। हालांकि 1993 के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम लगा है, तो फिर उन्हीं में से जो है वो हाई कोर्ट के जजेस बन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, यानी छाया प्रतिछाया वही है लगभग। और जब से मोदी जी आए हैं तो एक कॉस्मेटिक चेंज आया है, लेकिन कैरेक्टर वही है। तो भारतीय जनता दल कहना है कि संस्था के रूप में, चाहे हमारी न्यायपालिका हो जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, और इस प्रकार हमारी संसद है और हमारी जो कार्यपालिका है, हमारे जो है जो चुनाव आयोग है, सीबीआई है, सीएजी है, सीबीसी है, ये सभी संस्थाएं जो हैं जिस उद्देश्य से ये बनाई गई हैं और जिनका निर्माण हमारे राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों ने के अथक परिश्रम से जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और उसी के जरिए मैंने इन सारी संस्थाओं का वो निर्माण हुआ। तो भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है संस्था के रूप में ये बहुत ही बेहतरीन है, विश्व स्तर पर भी बहुत बेहतरीन है, और विश्व में जितने भी और भी इसके समानांतर जो संस्थाएं हैं उसकी तुलना में भी बेहतर है। प्रॉब्लम सिर्फ है कि इस जेएनपीसी ने अपने अपने तत्व को बिठा करके, अपने अपने एजेंट्स बिठा करके, और कहीं के अपने अपने टाउट्स बिठा करके इनकी उद्देश्य परकता को बर्बाद किया, इनकी ऑब्जेक्टिविटी को तबाह किया है, बस ही है। लेकिन इस संस्था के रूप में बहुत ही बेहतरीन है। तो न्यायपालिका भी भारतीय जनता दल का उसी तरह से ये कहना है कि न्यायपालिका भी संस्था के रूप में बहुत बेहतरीन है, बहुत आदरणीय है, बहुत सम्माननीय है, माननीय है। प्रॉब्लम यह है कि जेएनपीसी ने अपने एजेंट्स जो बिठा रखे हैं अपने यानी स्वार्थ सिद्धि में, और कई ऐसे मौके आए हैं। ये राहुल गांधी जो है गैंग रेप के केस में वो इन्वॉल्व था, जो है वो रायबरेली गेस्ट हाउस के केस में कैसे जो है यही जो उसके एजेंट थे इसमें वो न्यायपालिका में, उन लोगों ने बचाया इसको। बोफोर्स केस जो है बिल्कुल जीता जागता वो उदाहरण है किस प्रकार जो है वो हाई कोर्ट दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट पूरा वो कैसे खा गए लोग। तो फिर भी, और अभी आपने देखा होगा कि ये पूरी दिल्ली जल गई, और जो है इतनी हिंसा हुई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भारत विरोधी
तंत्र जो है इसमें शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस जब पिट गई, घायल हो गई, और दिल्ली पुलिस ने जब पकड़ना शुरू किया, सारे जो है वो फिर इसी माने कोर्ट ने बेल दे दिया। और बेल भी माने जमानत भी इस तरीके से दिया कि जैसे जितना परिश्रम किया था वो दिल्ली पुलिस ने सब बेकार हो गया। तो ये रिकॉर्ड है। खैर, तो फिर भी भारतीय जनता दल का ये कहना है कि संस्था के रूप में बहुत बेहतरीन है। कैसे तत्व जो है उसमें वो बिठाए गए हैं जो कि उसकी उद्देश्य परकता को तबाह कर रहे हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को डैमेज कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो बात चली थी वीके सिंह की। तो जब वीके सिंह बीजेपी में आए और गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से शायद वो 2014 के चुनाव में शायद सबसे अधिक वोटों से भी जीते थे, शायद दूसरे या पहले थे, जैसे भी हो। तो देश को काफ़ी उम्मीद थी कि मोदी जी उसको वहाँ बिठाएंगे जिसके वो ज्ञाता भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और रक्षा मंत्रालय में रक्षा सौदों में जो दलाली होती है, जो हमारे धन को, जो हमारे देश के धन को लूटा जाता है, यानी उस तंत्र का इलाज कर देंगे, उस तंत्र को ध्वस्त कर देंगे वीके सिंह। एक पूरे देश को माने उम्मीद थी। लेकिन मोदी जी सिर्फ और निश्चित रूप से कि यदि वो तंत्र पकड़ाता तो उसका मुंह भी खुलता, और तब ये भी पकड़ाते गद्दार राहुल गांधी भी, गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार सोनिया गांधी और गद्दार राहुल गांधी की ओर भी जो है सुई घूमती उस आरोप की। तो वो सुई न घूमे, इसलिए उस तंत्र को बचाना था मोदी जी को। तो मोदी जी ने वीके सिंह को वो मंत्रालय दिया ही नहीं, उनको पता नहीं कहाँ विदेश मंत्रालय में, वो भी राज्य मंत्री के रूप में। और एक महत्वपूर्ण बात कि वीके सिंह ने कुछ सेना के अधिकारियों को वो भ्रष्टाचार के चलते लाल निशान यानी वो रेड मार्क जो है उनकी फाइलों में डाल के आए थे। ये तो पेपर में आया था। तो उसमें खास करके दो ऑफिसर थे, एक विक्रम सिंह और दलबीर सिंह सुहाग। विक्रम सिंह को तो जो है जो इनके द्वारा जो है वो रिमार्क को कहाँ से वो जो है एक्सपंज करा करके तो वो सेना का जनरल बना दिया। इसे जेएनपीसी या सोनिया मनमोहन की सरकार ने दलबीर सिंह सुहाग का जब प्रश्न आया तो वो ये सब सकते में पड़ गए। दलबीर सिंह सुहाग को जब वो स्थल सेना अध्यक्ष बनाने की बात आई तो ये सोनिया मनमोहन की सरकार वो जान रही थी कि हमको अब जाना है। ये कब की बात थी? 2014 की बात थी कि हमको जाना है। तो और इन पर भी वीके सिंह के द्वारा जो है वो रेडमार्क वो लगा हुआ था उसकी पर्सनल फाइल पर। तो उसको बनाने उसको दलबीर सिंह सुहाग को असल सेना अध्यक्ष बनाने की हिम्मत नहीं हुई। जब ये खबर लोगों को मालूम हुई तो लोगों को पूरा था कि भाई कि जब ये मोदी जी की सरकार या गैर जेएनपीसी की सरकार आएगी तो निश्चित है कि जो है जो कोई माने दूसरा कोई होगा और जिसमें कोई दाग नहीं होगा वो बनेगा, और ये कम से कम ये नहीं बनेंगे दलबीर सिंह सुहाग। लेकिन मोदी जी फिर उसी जेएनपीसी को खुश करने के लिए जिसका अप्रूवल जो है करने में
उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसे जेएनपीसी या सोनिया मनमोहन की सरकार की हिम्मत नहीं हुई, उसको अप्रूव किया इन्होंने, मोदी जी ने। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि मोदी जी, बीजेपी वाले सिर्फ जेएनपीसी के पापों को कोई नहीं ढकते हैं, उनके द्वारा लूटे हुए काले धन की रक्षा नहीं करते हैं। उनको खुश करने के लिए भी जो है अपने आदमियों को अपमानित भी करते हैं, इस हद तक। तो बताइए, इतनी खतरनाक जेएनपीसी और जेएनपीसी के गद्दार राहुल गांधी, देश भी देखता होगा, ये गद्दार राहुल गांधी हमेशा जो है, जब भी देश को आवश्यकता पड़ती है, हमेशा भारत के खिलाफ जो है दुश्मन के साथ ही खड़ा मिलता है। जिसने देखा हो, चीन अपने दुश्मन चीन के साथ जब युद्ध जैसी स्थिति है, तब भी यह चीन के साथ ही जो है खड़ा मिला, यह गद्दार राहुल गांधी। हमारी सेना ने जब पराक्रम दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो सेना के मनोबल को गिराने के लिए ही सबूत मांगने लगा। तमाम इस बात को भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है कि हमारी सेना ने जब पराक्रम दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो अपनी ही सेना का मनोबल गिराने के लिए, उसके शौर्य और उसके द्वारा दिखाए गए शौर्य और पराक्रम को कम करने के लिए ही सबूत वो मांगने लगा। इसी देश में रहता है राहुल गांधी, इसी देश में रहता है और इसी देश की सारी व्यवस्थाओं का लाभ भी उठाता है, सारी जो है सारे संसाधनों का दुरुपयोग और सदुपयोग जो ये करता है। मतलब कहने का मतलब है, इसी देश की थाली में खाना खाता है और गद्दारी करता है इसी देश के खिलाफ। उस गद्दार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को के सारे पाप को ये मोदी जी और बीजेपी वाले ढक रहे हैं। यह अभिशाप है देश के लिए, इनके द्वारा, बीजेपी वालों के द्वारा और श्री मोदी जी के द्वारा। तो ये जो देश विरोधी ये गतिविधि चल रही है श्री मोदी जी की और उनके सरकार की, बीजेपी वालों की, इन माने खतरनाक भारत विरोधी ताकतें, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वामदल और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम माने भारत विरोधी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, एनडीटीवी, न्यूज 24, आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन, सुदर्शन और बाकी जो हैं वो राष्ट्रवाद का दम भरते हैं, जैसे जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत। लेकिन ये जो है नेहरू के विषय में, इंदिरा के विषय में बस उनको जो है उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना। अब मोदी जी खुद, ये मोदी जी का पहले पाखंड तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाएंगे, वो भी सिर्फ चुनाव के वक्त, वो भी सिर्फ जो है बंगाल के विधानसभा चुनाव के वक्त में नाम भुनाएंगे और उनके जन्मदिन को दिखा देंगे, घोषित करेंगे पराक्रम दिवस। लेकिन यह देश भी जानता होगा और वो भी जानते होंगे कि जब तक जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार वो जवाहरलाल नेहरू को का जो बादल है, आप उसको हटाएंगे नहीं, तब तक इनकी जो महिमा है, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जितने हमारे अमर शहीद हैं,
शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि है, इनका महात्म्य, इनकी महानता, इनका और इनकी लोकप्रियता वो सामने कैसे आएगी? लेकिन मोदी जी आपको तो इन्हीं गद्दारों की पूजा भी करना है और सिर्फ इनका नाम भुनाना है, सुभाष चंद्र बोस का। और मोदी जी आप भी जानते होंगे कि ये जो है जेएनपीसी का जो जवाहरलाल नेहरू था, इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के शासकों से मिलकर के रूस के या साइबेरिया के घने जंगलों में जो जेल बने हुए हैं, उन्हीं में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्मम यातनाएं देकर के मरवाया है। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा है। लेकिन देखिए, जब भी ये जेएनपीसी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, जेएनपीसी के प्रवक्ता इस तरह से वो झपटते हैं इनके ऊपर कि गांधी जी के हत्यारे और गोडसे की पार्टी, एक बार भी नहीं कहते हैं बीजेपी वाले, सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए, भाई कि तुम तो जो है हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे हो। एक बार भी बीजेपी वाले या बीजेपी के नेता बीजेपी के प्रवक्ता इस जेएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं को एक बार भी नहीं कहते हैं कि तुम तो हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे हो। एक बार भी नहीं कहते, जो कि मरवाया था उसने। और एक बार भी बीजेपी वाले नहीं कहते हैं कि तुम तो हमारे दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे हो, और तो और हमारे इतने बड़े महान देशभक्त और काबिल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारे हो। एक बार भी सब नहीं कहते हैं, बल्कि वो उल्टा आरोप झेल लेते हैं कि भाई गांधी जी के हत्यारे और गोडसे के भक्त। तो यह देश को जानना चाहिए कि ये श्री मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी वाले यह इतनी खतरनाक जो है, अभी और विस्तार से बताया जाएगा, इसी से काम नहीं चलेगा, कि इतनी खतरनाक जेएनपीसी इस देश के लिए और वाम दल की रक्षा करना, इनके आगे घुटने टेकना और इनको पाल करके देश के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह और इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। यह देश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और बिल्कुल देश को समझना चाहिए कि वाकई में यदि देश में भारतीय एकता लानी है, भारतीय भाईचारा लाना है, भारतीयता आधारित जो है वो सद्भाव लाना है, भारतीय समाज को मजबूत रखना है, और इस देश जो है भारतवर्ष राष्ट्र को मजबूत रखना है, तो जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, वाम दलों और उसके इकोसिस्टम और बीजेपी की भी समूल समाप्ति, ये जो है पूर्व शर्त है, अनिवार्य है। और उसका एकमात्र तरीका है बैलेट बॉक्स पर, मतपेटी पर, नोटा के जरिए। तो ये जो अवसर आया है विधान सभाओं का, तो हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो हमारे असम के हैं, जो हमारे केरल के हैं, जो हमारे तमिलनाडु के हैं, हमारे पुदुचेरी के हैं, सिर्फ वो नोटा का इस्तेमाल करें और ऐसी खतरनाक ताकतों को शिकस्त दें और उनको ठिकाने लगाएं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।